Hello students, welcome to Science for Education. This is the 10th lectures in solid state chemistry. देखो अब हम लोग लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं लगभग, और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमें पता है कि जनरली हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन बोले या फिर कॉन्सेप्ट बोले, तो हम लोगों ने किया है आयनिक क्रिस्टल के रेस्पेक्ट में ज़्यादा। बट इट नेवर मीन्स कि हमारे पास सिर्फ आयनिक क्रिस्टल ही एग्जिस्ट करता है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी सॉलिड हो सकते हैं जिनका नेचर अलग होता है, जिनका इंटरेक्शन अलग होता है आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग उसी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एनिमेशन से मिलेगा और आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, कम टाइम पर ख़त्म भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू broadly four different categories depending upon the types of constituent particles and the nature of attractive forces operating between them। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, चार तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। फर्स्ट वन इज मॉलिकुलर सॉलिड्स, सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड्स, थर्ड वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, और यहाँ पर लास्ट वन क्या है बच्चे, मेटालिक सॉलिड्स। देखो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होता है। सो यहाँ पर इन मॉलिकुलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इस जगह में जो मॉलिकुलर सॉलिड्स में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होगा। जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना इस जगह में बना हुआ, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड्स। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में ये लिखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दीज सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ये फिर फर्दर यहाँ पर क्या हुआ, तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। पहला जो है आपके पास वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स है। सेकंड वन इज दैट पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, सेकंड जो है आपके पास वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स है। थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स, एंड यहाँ पर इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। अब देखो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होता है, अगर इसमें पोलैरिटी ही नहीं है तो इसमें फिर चार्ज किस तरह से डेवलप कर रहा है, तो इस तरह का सवाल हमेशा स्टूडेंट के मन में आता है। तो देखो यहाँ पर वन बाय वन एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। विद रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इन नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा वो किस तरह का होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अगर आप एटम के रिलेशन बात करोगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन। इस तरह का यहाँ पर जब मैं इसके सॉलिड्स की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर एटॉमिक सॉलिड्स। जबकि अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की बात करोगे तो उसमें आप बोल सकते हो हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहाँ पर आयोडीन, नाइट्रोजन भी बोल सकते हो, और कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ले सकते हो जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसमें आप यहाँ पर इस तरह का कंसिडरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस डेवलप होता है, तुरंत। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल कब होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर में। ओके, क्योंकि लो टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, एक दूसरे के क्लोज में आते हैं, और जब क्लोज में आएंगे तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट करेगा, और इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। और अगर इस तरह से रिपल्सन होगा तो यहाँ पर बोला जाता है क्या, कि इन दीज सॉलिड्स, शुरुआत में हमारे पास क्या है, शुरुआत में बिफोर इंटरेक्शन, जब ये एक दूसरे के पास नहीं आया था, सो बिफोर इंटरेक्शन इन दीज सॉलिड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी पोलैरिटी। इनिशियली क्या होता है, कोई पोलैरिटी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट करते 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 ये क्या हो जाता है, एक साइड आ जाता है, और
एक साइड आने की वजह से यहाँ पर इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होने लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो ये आपके पास ये शेप क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल वे में हो गया। ये थोड़ा सा एक शेप में लेकर आ गया हूँ, बट इतना भी आइडियल नहीं होता, ये थोड़ा सा इस टाइप में ये ऐसा घूम जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा होगा तो ये वाला जो न्यूक्लियस है बगल वाला, ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि अचानक घूमते घूमते सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड शिफ्ट कर गया यहाँ पर इसके न्यूक्लियस से इंटरेक्शन दिखाकर, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट कर गया रिपल्सन के वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। सो बट दे लॉस देयर सिमेट्री इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटरीली, मोमेंटम मतलब यहाँ पर मोमेंट के दौरान, एंड प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये एक तुरंत यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला डायपोल है। ओके, क्योंकि अगर चार्ज सेपरेशन आता है, सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और इधर ही न्यूक्लियस रह गया, ठीक है, स्मॉल सा वॉल्यूम में, तो चार्ज सेपरेशन तो होगा ही। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो गया यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है जो कि इंस्टेंटेनियस नेचर का है। और इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये भी इसको फिर इंड्यूस कर देगा, और इंड्यूस करेगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा, चार्ज सेपरेशन आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना एरोज में, जो कि इसका न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन हम देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, या डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, लंडन फोर्सेस कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज डायपोल्स डिस्टोर्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेबरिंग एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग डायपोल मोमेंट इन देम, उसमें इंक्लूड हो जाता है, और क्या डायपोल मोमेंट भी इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज इंस्टेंटेनियस डायपोल आर कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस कहेंगे या फिर लंडन फोर्सेस कहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्सेस, और यू कैन कॉल इट लंडन फोर्सेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि ये बहुत ही वीक है, इंस्टेंटेनियस अचानक से डेवलप किया है, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, इसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि आपके पास क्लोरीन का कोई सॉलिड आपने बना लिया बहुत ही लो टेम्परेचर में, नेगेटिव टेम्परेचर में, और वो आप रूम टेम्परेचर में लाओगे तो वो वैसा ही रहेगा, नहीं। तो ये तुरंत क्या करेगा, ये तुरंत वेपराइज कर जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आते ही ये क्या होता है, ये तुरंत वेपराइज कर जाता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो जनरली यहाँ पर क्या बोला गया, इसी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्सेस दिस सॉलिड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लिक्विड एंड गैसेस, जनरली ये या तो लिक्विड में मिलेगा या तो गैसेस फॉर्म में मिलेगा एट रूम टेम्परेचर, एंड सॉलिड फॉर्म में कब मिलेगा, सुपर कूल टेम्परेचर, मतलब काफ़ी ही नेगेटिव टेम्परेचर में ये सॉलिड फॉर्म में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में एक्चुअल में होता क्या, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो पोलर होता है, उसमें पोलैरिटी होता है, चार्ज होता है, फिक्स्ड चार्ज होता है। सो लाइक HCl SO2, ऑफ कोर्स HCl में होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन में से, उसी तरह से SO2 में भी होगा। तो देखो HCl और HCl के बीच में कैसा इंटरेक्शन है वो चीज़ देख लो। यहाँ पर इस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलता है HCl और HCl के ये बीच में। आप इसको अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत मानना, इसको जस्ट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही मानकर चलना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली हम लोग किसके लिए डिस्कस करते हैं, फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो ये जस्ट हम लोग अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक तरह से हमारा ये क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। और ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में हो सकता है इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दे हैव व्हाट, इनके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंपेरेटिवली, ऑफ कोर्स नॉन पोलर से तो ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ तो इंस्टेंटेनियस डायपोल बन रहा था, ठीक है, वो भी लो टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पर एटलीस्ट कहीं ना कहीं डायपोल पहले से मौजूद था, और लो टेम्परेचर में थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। बट इसी वजह से ये भी बात बोला गया है, बट स्टिल एज दीज सॉलिड्स डू नॉट हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे एग्जिस्ट एज गैसेस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर अंडर ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी प्रेशर। आपको पता होना चाहिए HCl जो हम लोग देख लेते हैं ना लैब में, वाटर के साथ एक्वास फॉर्म में मिल जाता है, एक्चुअल में जब इसे प्रिपेयर्ड किया जाता है या फिर ये बनता है तो इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो गैसेज फॉर्म में ही होता है, HCl गैस। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो दीज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एटम्स linked to highly electronegative atoms such as fluorine, oxygen or nitrogen of neighboring molecules. Only then this kind of molecules will form। और यहाँ पर ये देखो वाटर के रेस्पिरेट में जैसे हम लोग बात करते हैं आइस, तो आइस के रेस्पिरेट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल फॉर्म में आप देख सकते हो स्ट्रक्चर को। और आपको ये भी पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। ओके, तो उसमें भी हम लोग इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखो एक यूनिट में 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो इस तरह का इंटरेक्शन है। यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर क्यों निकला हुआ है, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन है और इसके पास क्या होता है 2 लोन पेयर होता है, इस वजह से ये इस तरह का इंटरेक्शन दिखा रखा है। और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल फॉर्म बना रहा है। तो इस चीज़ को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है दिस इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिस सॉलिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान में होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना होता क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर सॉलिड्स। ठीक है, तो नॉन पोलर पोलर सॉलिड्स के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समवट हाई होता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना, दीज सॉलिड्स है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे एग्जिस्ट एज वोलाटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर। इनका जो कंडक्टिविटी होता है वो बढ़िया नहीं होता, पुअर कंडक्टर होता है। हाँ, अगर उसमें आप सॉल्ट वोल्ट डालते हो तभी उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाट, ये हमारे पास हो जाता है दैट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड है क्या, देखो मेटालिक सॉलिड में आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे पोटेशियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। और जब ये मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, पूरे सिस्टम में मूव कर सकता है, आसानी से वो मूवेबल होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये पूरे सिस्टम में मूव कर रहा है और इस वजह से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हो रहा। और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहाँ पर बनेगा तो उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि इस जगह में जो ये सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, कर्नेल्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा कर्नेल्स कहलाता है। दिस के प्लस इज कॉल्ड कर्नेल्स। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वही हमारा कर्नल से बना रहा है और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है पूरे सिस्टम में, ये क्या करेगा, मूव करेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेट में बात कर रहा हूँ। सो वट एवर द इंटरेक्शन बिटवीन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड कर्नल्स, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो थ्रू आउट द मेटल लाइक वाटर इन द सी। जैसे कि समुद्र में वाटर मूव करता है उसी तरह से इस तरह के सॉलिड में क्या मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। और इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में क्या आता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डेवलप करता है। और ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन समवट बहुत हाई होगा, किससे, नॉर्मल नॉन पोलर वाले से, पोलर वाले से, हाइड्रोजन बॉन्डेड से, सबसे। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और बताया गया है, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स द कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो मूव कर रहा है। ओके, कर्नल्स मतलब जो पॉजिटिव सेंटर है उसके रेस्पेक्ट में। सो ये करता है, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स द कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटालिक सॉलिड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे भाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स मेटालिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सॉलिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आसानी से क्या करता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पर और एक बात दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन दे
दे आर कलर्ड। जनरली यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, कलर भी शो करता है। जैसे कि हमारे पास है ना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉलिड्स है इस तरह का, जैसे गोल्ड, गोल्ड का काफ़ी कलर होता है, इफेक्टिव कलर होता है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं सिल्वर और कॉपर के रेशो में भी बात कर सकते हैं, सिल्वर और कॉपर भी। तो इस तरह से ये हमारा खत्म हुआ, दैट इज द मेटालिक सॉलिड्स। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या, आयनिक सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में। आयनिक सॉलिड्स तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जो काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर देखो आयनिक सॉलिड्स में कुछ पैकिंग इस तरह से होता है, और यहाँ पर बोला गया कि इन आयनिक सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप होता है इसी वजह से। सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सो एनायन और केटायन के बीच में होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो these ions are not free to move and they are closely packed, and hence these are hard and brittle solids. Ionic solids possess high melting and boiling points. आपको पता होना चाहिए NaCl का जो क्रिस्टल है, do you know what is the melting point of NaCl? That is approximately 801 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 8 गुना ज़्यादा होता है, just because of presence of what, electrostatic force of attraction. So of course this type of force of attraction will be very strong. Okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, being ionic in nature, these solids are soluble in polar solvents like water but insoluble in non-polar solvents like ether. Of course हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ रखा है, ईथर में भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि लाइक डिजोल्व इन लाइक, जो पोलर है वो पोलर में डिजोल्व करेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व करेगा। जैसे कि सॉल्ट जो होता है NaCl से चार्ज होता है, वो वाटर में जाता है, वो आसानी से डिजोल्व कर जाता है। लेकिन अगर आप वाटर में ऑयल डिजोल्व करना चाहोगे, होगा क्या, नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा, क्योंकि ऑयल क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, इसीलिए, जो कि नॉन पोलर होता है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर बात बताया गया है, ईथर हमारा नॉन पोलर होता है इसलिए वहाँ पर डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करके उसको हाइड्रेट करता है। क्योंकि देखो Na+ जैसे ये वो ब्रेक करता है ना, जैसे Na+ बना तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को, ये Na+ को एक तरह से स्टेबलाइज कर देता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी नेगेटिव होता है, और यहाँ पर Na+ क्या होता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, जबकि इनसॉल्युबल अगर आप इसको यहाँ पर ईथर में डाल दिए, NaCl का क्रिस्टल को आप ईथर में डालकर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। ओके, सो दोनों में मैंने आयनिक सॉलिड डाला, वाटर में ये डिजोल्व हो गया, टूट गया, वाटर चारों तरफ इसके चारों ओर आ गया, जबकि यहाँ पर ये डिजोल्व नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है आयनिक सॉलिड्स के प्रेजेंस में कि इंसुलेटर होता है इन सॉलिड स्टेट में। ऑफ कोर्स इंसुलेटर होगा, क्यों भाई, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस तो मूव नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए ये क्या होता है, यहाँ पर इंसुलेटर होता है। जबकि गुड कंडक्टर्स होता है इन एक्वास सॉल्यूशन एंड मोल्टेन स्टेट में, क्योंकि एक्वास सॉल्यूशन में ये हमारा आसानी से मूव कर सकता है, इसका आयंस आसानी से मूव कर सकता है, और जब तक आयंस नहीं मूव करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कैसे, तो ये भी आपको समझना है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इन आयनिक सॉलिड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके, और यहाँ पर इन सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड इन पोजीशन, सो दैट इज वाई दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इन एक्वास स्टेट और मोल्टेन स्टेट ऑल आयंस कैन मूव वेरी इजिली एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So however in molten and aqueous state individual ions are free to move one another, that is why they conduct electricity. तो ये कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, NaCl, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल दीज आर आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्या, कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स। इसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर आप अगर कॉपी में बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से बना लेना। यहाँ पर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते वक्त। ये कुछ इस तरह से आप इसको दिखा लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। सो दिस इज द नॉन मेटल एटम, और यहाँ पर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है।
कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से। सो दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, और इस तरह का नेटवर्क बनने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दीज सॉलिड्स आर ऑल्सो नॉन एज नेटवर्क सॉलिड। ओके, दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्राइटल एंड हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि ये डिकम्पोज करता है बिफोर मेल्टिंग, मेल्टिंग से पहले ये डिकम्पोज कर जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये है दीज कोवलेंट सॉलिड्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा क्या है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड के केस में, इसीलिए क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि एक और हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स है, दैट इज व्हाट, ग्रेफाइट। ओके, वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। फिलहाल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डायमंड इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड टू गिव अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये हमारा ब्लू डायमंड के रेशो में बता रखा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन हुज प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कोवलेंट सॉलिड्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेफाइट के रेशो में बता रखा है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, द एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट दो इट इज ए कोवलेंट सॉलिड्स या फिर नेटवर्क सॉलिड्स, बट इट इज ए सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, डायमंड से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एंड एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफ हीट, दोनों का ये अच्छा कंडक्टर होता है। सो ग्रेफाइट इज सिमिलर टू मेटल्स, इज बोथ ग्रेफाइट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर सवाल है कि वाई कार्बन इलेक्ट्रोड्स डायमंड इज इंसुलेटर व्हाइल, अगर मैं बात करूँगा ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कारण है यहाँ पर कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये क्या बनाते हैं, ये पाई पाई स्टैकिंग में मौजूद होते हैं। क्या में होते हैं, लिख लेना आप लोग, पाई पाई स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब हुआ कि एक लेयर के ऊपर में दूसरा का मौजूदगी होना। तो ये पाई बॉन्ड बनाता है, और ये पाई बॉन्ड आपको पता है लूजली हेल्ड होता है, आसानी से मूव कर सकता है, और इसी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जबकि इसका चारों इलेक्ट्रॉन जो होता है डायमंड के केस में, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो कहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पर ये काफ़ी है हमारे लिए, और आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी फास्ट हो गया, काफ़ी जल्दी भी हो गया होगा, क्योंकि सारा एनिमेटेड था, इसमें ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा।